खादिम अली शाह बुखारी सिक्योरिटीज की के ट्रेड ऐप से, क्योंकि वहीं से मुझे मिलता है अपनी इन्वेस्टमेंट पे टोटल कंट्रोल। रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू खादिम अली शाह बुखारी सिक्योरिटीज को अपना ब्रोकर मुंतखब करें। तो अब करो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में सिर्फ KASB की के ट्रेड ऐप के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो के ट्रेड प्रेजेंट्स बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसी। मार्केट के सेंटिमेंट्स काफ़ी हद तक नेगेटिव टेरिटरी परफॉर्मेंस दिखाते हुए आज के दिन विटनेस किए गए। यानी कि आज के दिन हमने देखा मार्केट के जो सेंटिमेंट्स हैं स्टार्टिंग ऑफ द डे बियर्स का होल्ड मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके साथ साथ 43,500 साइकोलॉजिकल बैरियर अबव मार्केट की ट्रेडिंग रही। इट मीन्स के वी हैव लॉस्ट 600 अबव पॉइंट्स इन अ सिंगल डे। इट मीन्स के यहाँ पे एक नेगेटिविटी प्रिवेल होती हुई या फिर हम कहेंगे कॉशियस स्टैंस, लैकलस्टर बिहेवियर देखा जा रहा है इन्वेस्टर्स की जानिब से। तो ये ओवरऑल परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है मार्केट की जानिब से। इसके साथ साथ लैक ऑफ ट्रिगर्स भी दिखाई दे रहे हैं। एक ही चीज़ है जो रे ऑफ लाइट है वो है IMF की टॉक्स। अगर यहाँ से पॉजिटिविटी मजीद प्रिवेल हो जाती है तो इट मीन्स के मार्केट के अंदर दोबारा सेंटिमेंट्स कम बैक कर सकते हैं। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 44,477.23 के लेवल पर। हायर साइड मार्केट की 44,544.10। लोअर वॉज 43,718.37 एंड फाइनली क्लोजर 43,829.35 का। हम देख सकते हैं मार्केट के स्टार्टिंग ऑफ द डे सेंटिमेंट्स और फिर उसके बाद क्लोजर टाइम पे क्या दिखाई दे रहा है। 647.89 का डिक्लाइन इन अ सिंगल डे देखा गया। टर्नओवर में 226.57 मिलियन शेयर्स करंटली ट्रेड किए गए आज के दिन। 50.60 का हमने देखा गेंस और फाइनली वैल्यू रही 8.27 बिलियन रुपीज़। वॉल्यूम लीडर्स में ऑल स्क्रिप बीइंग इन रेड टेरिटरी। WTL इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.28 के डिक्लाइन के साथ। 2.25 पे क्लोजर। 41.36 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। सेकेंड स्कॉट पे टेलीकार्ड 1.40 का डिक्लाइन। 17.27 पे क्लोजर। 13.89 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड एंड लास्टली ट्रीट 4.35 का डिक्लाइन। 53.66 पे क्लोजर। 9.37 का कारोबार रहा। ये था वॉल्यूम लीडर्स और पेनी स्टॉक्स में भी हम कह सकते हैं एक नेगेटिविटी देखी जा रही है आज के दिन में। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम स्पेसिफिकली डिस्कस करने वाले हैं आउटलुक पाकिस्तान की मार्केट्स का और इसके साथ साथ ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स क्या आउटलुक दे रही हैं वो भी आज के दिन हम डिस्कस करेंगे। वी हैव अ गेस्ट इन स्टूडियो, उनको वेलकम करते हैं। फैज़ान मुंशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एसोसिएट डायरेक्टर सेल्स हैं के ट्रेड के। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। फैज़ान, ये बताइए कि बात हो रही है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के आउटलुक की, कितनी पॉजिटिव हैं इन्वेस्टर्स जबकि हम देख रहे हैं मार्केट के अंदर सेंटिमेंट्स काफ़ी डाउनवर्ड्स हैं और लैकलस्टर बिहेवियर भी देखा जा रहा है, लेकिन जो इन्वेस्टर्स ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक दिखाई देते हैं। तो ये किस तरीके का रुझान दिखाई दे रहा है इन्वेस्टर्स की जानिब से? जी बिल्कुल, इसको हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाके देखते हैं। पिछले एक साल में जब से कोविड आया था और कोविड के बाद से जो सिचुएशन थी मार्केट की, जितना वर्स्ट पीरियड था वो कोविड में हमने देख लिया था और उसके बाद लोगों ने बोला कि वर्स्ट इज़ बिहाइंड अस और लोगों ने मार्केट के अंदर बाइंग स्टार्ट की और फिर हमने देखा कि मार्केट ऑलमोस्ट 60 to 70% इंडेक्स वाइज बढ़ी। और अगर इंडिविजुअल स्टॉक्स को देखें तो कुछ स्टॉक्स ऐसे भी थे जो 500 to 600% बढ़े थे, 5 से 6 गुना बढ़ गए वो स्टॉक्स। तो हमने इन्वेस्टर्स के एंड पे देखा कि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट क्रिएट हुआ और स्टॉक मार्केट में लोगों का इंटरेस्ट क्रिएट हुआ। और अब जब मार्केट में थोड़ा सा सेंटिमेंट डाउन हुआ है तो भी इन्वेस्टर्स के पास पैसे हैं और वो अभी भी इन्वेस्टेड है मार्केट में। थोड़ा सा उनको अभी भी वो वाली फीलिंग नहीं आ रही है कि मार्केट को बहुत ज़्यादा ख़राब है। ऑप्टिमिस्टिक हैं अभी भी, क्योंकि पिछला एक साल बहुत अच्छा देखा है, लोगों ने पैसे भी बनाए मार्केट के अंदर। तो लगता यही है कि ये थोड़ा सा डिप लेने के बाद मार्केट दोबारा से स्टेबिलिटी की तरफ आ जाएगी।
थोड़ा सा डिप लेने के बाद आप समझते हैं स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, लेकिन अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखें या ट्रिगर्स को देखें तो कौन कौन से ट्रिगर्स हैं जो ज़्यादा अभी की मार्केट को पंप करते हुए दिखाई देते हैं कि हाँ इससे मार्केट जो है बहुत ज़बरदस्त हो सकती है, वो कौन से ट्रिगर्स हैं? इस वक्त थोड़ा सा ट्रिगर्स का ही प्रॉब्लम है मार्केट में, जिसकी There is a वजह से lack of देयर इज अ triggers. लैक ऑफ ट्रिगर्स, जिसकी वजह से मार्केट ने 10% का ऑलमोस्ट डिप लिया है अपने हाई पे जाने के बाद। तो उसमें जो इश्यूज थे हमारे एंड पे, वो एक तो इन्फ्लेशन थी जो सबसे बड़ा इशू था, उसके बाद लोगों को इंटरेस्ट रेट के ऊपर कंसर्न्स थे। इंटरेस्ट रेट आपके 0.25% ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, और एक्सपेक्टेशन है कि नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी पे इंटरेस्ट रेट और भी बढ़ सकते हैं। तो इस टाइम पे जो लैक ऑफ ट्रिगर्स है वो एक बड़ा सीरियस प्रॉब्लम बना हुआ है। जब तक ये कोई नए ट्रिगर्स मार्केट के अंदर नहीं क्रिएट होते हैं जो कि मार्केट को ऊपर की डायरेक्शन में मूव करे, या फिर जो वैल्यू स्टॉक्स हैं वो इतना नीचे आ जाएं कि लोगों का उनमें इंटरेस्ट आ जाए। अगर आप ट्रिगर्स की बात करती हैं तो ट्रिगर्स अभी भी उन सेक्टर्स के अंदर हैं जो पिछले कुछ अरसे में नहीं चले, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर है, जैसे कि ऑयल सेक्टर है। ये दो सेक्टर्स हैं जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया था पिछले कुछ दिनों में। तो बैंकिंग सेक्टर में ये है कि जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर भी इंटरेस्ट आएगा। ऑयल प्राइसेस ऑन द राइज हैं तो ऑयल स्टॉक्स के अंदर इंटरेस्ट आना चाहिए। तो आई थिंक ये ट्रिगर इन स्टॉक्स के लिए बन सकता है। हाउएवर जो चीज़ें पहले से काफ़ी ज़्यादा चल चुकी थी उनमें थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग देखने में आ रहा है। राइट, प्रॉफिट हम देख सकते हैं इन फ्यूचर। आपने कहा कि वो स्क्रिप्ट्स जो अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे आ जाएं, ब्लू चिप्स ऑलरेडी अगर हम बात करें बैंक्स के अंदर या सीमेंट के अंदर, तो वो ब्लू चिप्स काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे हैं, आपको नहीं लगता? अगर आप सीमेंट्स की बात कर रही हैं तो सीमेंट्स में जो नेगेटिव सेंटिमेंट प्रिवेल किया है वो कोल प्राइसेस की वजह से किया है। जो इंटरनेशनल मार्केट में कोल प्राइसेस इतनी ज़्यादा बढ़ गई, हम देखते थे कोल प्राइस अगर $100 हो जाएगी तो सीमेंट्स के लिए काफ़ी नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद कोल प्राइसेस को हमने देखा कि कोल प्राइसेस बढ़ के $235 $240 तक चली गई। तो उसकी वजह से सीमेंट सेक्टर के अंदर थोड़ा सा सेंटिमेंट जो है वो लोगों का नेगेटिव हो गया। हाउएवर टॉकिंग अबाउट बैंक्स, तो बैंक्स पे लोग अभी भी बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं। दो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं बिकॉज इंडेक्स के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर है, बट फिर भी लगता है यही है कि बैंकिंग और ऑयल स्टॉक्स जो है वो यहाँ से काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। बैंकिंग एंड ऑयल स्टॉक्स। Yes. तो क्या एडवाइस करेंगे वो जो इन्वेस्टर्स जो हमारे लिए काफ़ी अरसे से इन्वेस्टमेंट के लिए वेट कर रहे हैं, तो उनको क्या एडवाइस करेंगे? उनके लिए क्या रिकमेंडेशंस होनी चाहिए इन दिस मार्केट? क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ द डे में जो सेंटिमेंट्स बिल्डअप हो रहे हैं, इट मीन्स कि बाय ऑन डिप्स वाला जो फॉर्मूला है वो अब स्टार्ट करना चाहिए या कोई और चीज़ है जो अब वर्कआउट आई करेगी? थिंक बाय ऑन डिप्स वाला फॉर्मूला स्टार्ट करना चाहिए और उन स्टॉक्स को देखना चाहिए जिनकी वैल्यूएशन अच्छी है, जिनके प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गए हैं, और जो जिनके पीछे स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है जिन कंपनीज़ के पीछे, उनको देखना चाहिए। यहाँ से मुझे लगता है कि वो यहाँ से अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं यहाँ से। बिल्कुल। चलिए आप सेक्टर वाइज ही बात करें तो मैं सेक्टर वाइज ही पूछती रहूँ, कोल प्राइसेस क्या दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि अभी काफ़ी हद तक एक हम कह सकते हैं गिरावट देखी जा रही है। कोल प्राइसेस रिसेंटली तो काफ़ी ज़्यादा ऊपर गए हैं, उसके बाद से कोल प्राइसेस में हल्का सा डिप आया था ऊपर जाने के बाद। राइट। फ्यूचर्स में अगर आप देखें तो फ्यूचर्स में कोल प्राइसेस नीचे आना शुरू हो गए, मतलब डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री उसमें अब स्टार्ट हो गई है। चलें फैज़ान, यहाँ मैं आपको पॉज करूँगी, अभी हम चलते हैं ब्रेक के जानिब, हमारे साथ रहिए। मैं इन्वेस्ट करता हूं सिर्फ पाकिस्तान में, वो भी खादिम अली शाह बुखारी सिक्योरिटीज की के ट्रेड ऐप से, क्योंकि वहीं से मुझे मिलता है अपनी इन्वेस्टमेंट पे टोटल कंट्रोल। रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू खादिम अली शाह बुखारी सिक्योरिटीज़ को अपना ब्रोकर मुंतखब करें। तो अब करो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में सिर्फ KASB की के ट्रेड ऐप के साथ। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम सीमेंट सेक्टर के हवाले से बात कर रहे थे, जिसमें कोल प्राइसेस के ट्रेंड के बारे में बातचीत चल रही है। फैज़ान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करते हैं। फैज़ान, ट्रेंड के बारे में बात चल रही है, जो ट्रेंड अब विटनेस किया जा रहा है कोल के हवाले से, तो वो प्राइसेस आप समझते हैं अब आइडियल आ सकते हैं आने वाले दिनों में? आइडियल तो मैं नहीं बोलूँगा आ सकती हैं, क्योंकि अभी भी अचानक से जब दुनिया खुली है कोविड के बाद तो डिमांड हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अगर आप चाइना में देखें तो चाइना में पावर आउटेजेस स्टार्ट हो गए हैं कोल के ना होने की वजह से, तो वो उसके अंदर एक पैनिक बाइंग की सिचुएशन आई है। तो हो सकता है कि ये कुछ अर्से तक इसी तरीके से रहे, एक क्वार्टर इस तरीके से रहे, और उसके बाद जो है वो कोल प्राइसेस को नॉर्मलाइज होना शुरू हो, बिकॉज इस वक्त जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल्स के ऊपर पैनिक बाइंग की वजह से चली गई हैं। तो नॉर्मलाइज होते हुए देख रहे हैं, बट ऑब्वियसली उस पर थोड़ा सा टाइम लग सकता है। राइट, चलें इस पे मज़ीद बात करते हैं। अभी फाइनेंशियल मार्केट पे रिपोर्ट देखते हैं, हमारे साथ रहिए।
दुनिया आलमी सतह पर तारीख के सबसे बड़े लॉकडाउन के असरात से निकल रही है। आलमी मईशत पर से इसके गहरे असरात अब कमजोर पड़ने लगे हैं। कोविड-19 के बाद से बहुत से ममालिक ने कारोबारी मामूलात की जानिब लौटना भी शुरू कर दिया है और माहिरीन भी अब आलमी मईशत पर इसके पड़ने वाले असरात के खात्मे की नवीद दे रहे हैं। IMF के ताज़ा जायजे के मुताबिक 2020 के मुकाबले में 2021 और 22 में माशी सूरत-ए-हाल कदरे मुख्तलिफ होने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। पाकिस्तान 2021 में रिकवर करके अपनी शरह नमू बेहतर और रिकवर करने के साथ साथ बहरानों से निमटने के काबिल भी हो जाएगा। रवां साल महसूलात के शोबे में सेहतमंदाना इजाफा हुआ और उम्मीद भी है कि हुकूमत महसूलात के लिए मुकर्रर करदा अहदाफ को हासिल करने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन टैक्स नेट में वसअत को जुबानी कलामी नहीं बल्कि हकीकी मायनों में तरजीह दी जा रही है। इस मकसद के उसूल के लिए ठोस प्रोग्राम मुरतब किए जा चुके हैं। आलमी शरह नमू और पाकिस्तान की माशी नमू का अहाता किया जाए और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जिक्र न किया जाए, ये मुमकिन नहीं। जहाँ कोरोना के मनफी असरात के सबब दुनिया की मईशत सुकड़ी, वहीं पाकिस्तान की माशी कारकर्दगी खासी बेहतर रही। पाकिस्तान में मईशत की नमू कोरोना के बावजूद बेहतर रहने की वजह दुरुस्त माशी पॉलिसीज ही हैं। सनतकारों का हुकूमती पॉलिसीज पर कई गुना एतमाद बढ़ा और स्टॉक एक्सचेंज एशिया की बेहतरीन मार्केट बनकर उभरी। मजमूई तौर पर हुकूमती सतह पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की कारकर्दगी तसल्ली बख्श करार दी गई और कैपिटल मार्केट की हर मुमकिन बेहतरी के लिए हुकूमत हर मुमकिन इक़दाम उठाने की सही कर रही है। एग्जैक्टली हर मुमकिन इकदाम देखे जा रहे हैं और उठाए भी जा रहे हैं। नीड ऑफ द आवर के तहत जो चीज़ें पाकिस्तान की मार्केट्स को, पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए चीज़ें चाहिए, दरकार हैं, वो तमाम इनिशिएटिव, वो तमाम मेजर्स लिए जा रहे हैं। फैज़ान से पूछते हैं, बाकी आउटलुक की बात हो रही है, ग्लोबली भी बात करना चाहूँगी, लेकिन पहले मैं अभी लोकल मार्केट में कैसा आपको दिखाई दे रहा है जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आ रही हैं, गवर्नमेंट मेजर लिए जा रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो पॉलिसी रेट अग्रेसिवली कोविड के दिनों में विटनेस किए गए, अब जबकि एक थोड़ा सा 25 बिप्स बढ़ाए गए, तो ये तमाम चीज़ें कंपाइल होकर कैसी सिचुएशन क्रिएट कर रही हैं? देखें, अगर आउटलुक की बात करें तो अभी भी आउटलुक जो है वो कुछ चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट है। आगे चल के आपकी इन्फ्लेशन कैसी रहती है, आपके इंटरेस्ट रेट कितने ज़्यादा बढ़ते हैं यहाँ से, क्योंकि अगर तो इंटरेस्ट रेट 10% से नीचे रहते हैं तो आई थिंक हमारे पास कोई ऐसा इशू नज़र नहीं आता है, पॉजिटिविटी फिर भी प्रिवेल करेगी। अगर तो ये इंटरेस्ट रेट में हाइक जो है वो बहुत ज़्यादा सडन बढ़ना शुरू हो जाता है इंटरेस्ट रेट, तो फिर आगे चल के हम देख सकते हैं कोई प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। बट अभी के हिसाब से जब तक इंटरेस्ट रेट 10% से नीचे है, आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम नज़र आता है हमारी मार्केट में। ठीक है, सेंटिमेंट वाइज चीज़ें थोड़ा सा फॉर द टाइम बीइंग डाउन होती हैं, बिकॉज लोगों ने बाइंग की भी होती है, प्रॉफिट भी हुए होते हैं, तो वो प्रॉफिट टेकिंग की वजह से भी कुछ चीज़ें नीचे आ रही होती हैं। बट अगर ओवरऑल मईशत को देखा जाए तो अभी भी कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं लगता है, अनलेस इंटरेस्ट रेट्स आपके को बहुत ज़्यादा यहाँ से ना बढ़ जाए, इन्फ्लेशन आपकी बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए। जहाँ तक बात है करेंसी की, करेंसी पिछले दिनों में कुछ थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ी है, बट अगर उसको भी आप कंपेयर करें तो वो उसका ग्राफ जो था वो सडन डाउन गया था और उसके बाद जो है वो वापस आया है। तो अगर हम कंपेयर करें पिछले साल की प्राइसेस से, तो अभी भी चीज़ें जो है वो कोई बहुत ज़्यादा अपवर्ड ट्रेंड के ऊपर नहीं है। ठीक है, कंट्रोलेबल हैं, मैनेजेबल हैं, मुझे लगता है कि चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट मैनेज कर सकती है और गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स लिए भी हैं करेंसी को मैनेज करने के लिए। राइट। तो अगर इसी तरीके के मेजर्स और मुस्बत मेजर्स गवर्नमेंट लेती रहती है तो मुझे लगता है कि मार्केट जो है वो सस्टेन कर सकती है इन लेवल्स के ऊपर। अच्छा फैज़ान, अगर कंपैरिजन किया जाए पाकिस्तान की मार्केट्स का या पाकिस्तान की इकोनॉमी का ग्लोबल इकोनॉमी से, ग्लोबल जो मार्केट्स हैं उनसे, तो क्या दिखाई देता है? कोविड के सिचुएशन में कैसे मेजर्स लिए और कितना ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रही ये चीज़ें? जब कोविड की सिचुएशन आई थी तो तमाम जो ग्लोबल मार्केट्स थी और पाकिस्तानी मार्केट भी थी, उसने एक डिप लिया था। बट वो डिप पाकिस्तानी मार्केट में आने के बाद जो रिकवरी का फेज़ था वो बहुत ही क्विक आया। लोगों को जो गवर्नमेंट के स्पेशली मेजर्स थे उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा भरोसा था, जिसकी वजह से जो है वो जो डोमेस्टिक हमारी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज थी उसमें हमने जो रिकवरी देखी वो विद इन अ ईयर जो है वो अच्छी खासी रिकवरी मार्केट के अंदर आ गई। ग्लोबल मार्केट्स के अंदर भी रिकवरी आई, बट हमारी मार्केट ने जो रिकवर किया था वो काफ़ी ज़्यादा, अगर ग्लोबल मार्केट से कंपेयर करें तो बेहतर तरीके से रिकवर किया था इनिशियली। उसके बाद ऊपर आके हमारी मार्केट थोड़ी सी रुकी थी, फिर ग्लोबल मार्केट्स ने कैचअप किया था उस मार्केट पाकिस्तानी मार्केट के साथ। तो ओवरऑल जो सेंटिमेंट था उसके बाद से, कोविड के बाद से, वो फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए काफ़ी बेहतर था और स्पेशली इन्वेस्टर्स के लिए जो है वो काफ़ी बेहतर था। और अगर ये कंपैरिजन किया जाए कि लास्ट ईयर से ये ईयर जो फिस्कल ईयर है
वो कितना ज़्यादा पॉजिटिव नोट पे दिखाई देता है, क्योंकि हमने लास्ट ईयर ये बात विटनेस की थी जब जून से नेक्स्ट जुलाई से फिस्कल ईयर स्टार्ट हुआ, तो यहाँ से ग्रोथ और एक एविडेंट ग्रोथ दिखाई दी थी। यानी कि अगर हम मार्केट्स की बात करें तो कहाँ 27,000 के लेवल पर मार्केट जो है वो पहुँच गई थी, और फिर उसने एक कम बैक किया और बहुत ज़बरदस्त से हम बोलेंगे कि रिकवरी नोट शो किया। इन अ वीक, इन अ मंथ मार्केट में हमने एक वाज़े तौर पे जो है वो तब्दीली देखी थी। इसी तरीके से इस फिस्कल ईयर के स्टार्ट की बात करें तो यहाँ से कुछ एक पॉज या एक स्टक सिचुएशन नज़र आती है। सेम गोज़ विद मार्केट। जी बिल्कुल, अगर आप ग्रोथ में भी देखें तो भी थोड़ा सा जैसे कि मैंने कहा कि जब दुनिया की मार्केट्स खुली दोबारा से, तो अचानक से कमोडिटी प्राइसेस के अंदर एक हमने शूट देखा, काफ़ी ज़्यादा स्पीड से कमोडिटी प्राइसेस जो है वो ग्लोबली बढ़ी। अच्छा, पाकिस्तान जो है वो ऑब्वियसली ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री है। ऑयल अच्छा। प्राइस अगर बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो उसका पाकिस्तान के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, और उसकी वजह से इन्फ्लेशन भी बढ़ती है और फिर मॉनेटरी टाइटनिंग की तरफ भी जाना पड़ता है। तो जब वो चीज़ें बढ़ना शुरू हुई तो फिर पाकिस्तानी मार्केट के अंदर एक पॉज आया, जो कि पॉज हम अभी तक देख रहे हैं कि अभी वो तक देख रहे हैं अभी तक देख रहे हैं कि नेगेटिव सेंटिमेंट की सूरत में हमारे सामने आ रहा है। नेगेटिविटी एक्स्ट्रा प्रिवेल हो रही है, जिसको अब हम कहेंगे कि वाइप आउट करने की ज़रूरत है उस नेगेटिविटी को, और चाहिए कि इन जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं वो मार्केट के अंदर आएँ। अच्छा, न्यू इन्वेस्टर्स जब मार्केट के अंदर आएँ तो उनको क्या करना चाहिए, क्या फॉर्मूला अपनाना चाहिए, जो कि ये एक मार्केट दिखाई दे रही है, एक हम कहेंगे कि यहाँ पर बाइंग की जा सकती है, इंटर हुआ जा सकता है इस मार्केट के अंदर। बिल्कुल, जब आपने न्यू इन्वेस्टर्स की बात की तो मेरे दिमाग में सबसे पहले के ट्रेड आता है, क्योंकि के ट्रेड का जो फोकस था वो नए इन्वेस्टर्स को स्टॉक मार्केट की तरफ लाना था। वो इन्वेस्टर्स जो पहले कभी स्टॉक मार्केट में नहीं इन्वेस्ट किए, उनको वो ल्यूक्रेटिव इन्वेस्टमेंट एवेन्यू दिखाना था जो कि मार्केट पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट या दुनिया की कोई भी स्टॉक मार्केट देती है। तो न्यू इन्वेस्टर्स के ऊपर हमारा बहुत ज़्यादा फोकस था। अभी भी हमें ये लगता है कि न्यू इन्वेस्टर्स को कंपनीज सिलेक्ट करनी चाहिए जो जिनका बैकग्राउंड अच्छा है, जिन कंपनीज़ की प्रोडक्ट्स वो खुद यूज़ करते हैं, उन कंपनीज़ को देखना चाहिए और फिर उनके फाइनेंशियल्स को देखना चाहिए, रिसर्च एनालिस्ट के व्यूज़ को पढ़ना चाहिए, और फिर उस कंपनी के अंदर जिधर वैल्यू बाय नज़र आए उधर इन्वेस्ट करना चाहिए। और जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होती है वो कौन सी रखनी चाहिए, यानी कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है जो आपने ईयरली या 10 इयर्स के लिए जो है वो कर ली होती है, एक वो इन्वेस्टमेंट होती है जो डेली हमारे पास एक डे ट्रेडर का चार्म दिखाई देता है, मार्केट के अंदर आए, बाइंग की, सेलिंग की, चले गए डेली बेसिस पे। तो कौन सा इन्वेस्टर है जो ज़्यादा कामयाब आपको दिखाई देता है? आई थिंक ज़्यादा कामयाब तो पूरी दुनिया में जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है वही होता है। डे ट्रेड या चर्निंग जो होती है वो इतनी ज़्यादा लुक्रेटिव नहीं होती है, क्योंकि उसमें लेवल्स को फाइंड आउट करना कभी बहुत लेके मुश्किल जाते काम, हैं तो कभी दे के जाते हैं, है ना? ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो कभी क्या वो ले एडवाइस जाते हैं। करेंगे जो हमारे न्यू इन्वेस्टर हैं, एग्जैक्टली मैं उनके लिए यही पूछना चाह रही हूँ आपसे। बिल्कुल, जो न्यू इन्वेस्टर्स के लिए मेरी एडवाइस है वो ये है कि अच्छी कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्ट करें। उन कंपनीज़ को देखें जिनकी प्रोडक्ट्स वो खुद यूज़ करते हैं, उसमें उनको पता होगा कि किस कंपनी की कितनी अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, उसके ग्रोथ आउटलुक को देखें, उनके फाइनेंशियल्स को देखें, उनके नंबर्स को देखें, रिसर्च एनालिस्ट की रिपोर्ट्स को पढ़ें और फिर उस कंपनी में इन्वेस्ट करें, और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए करें। अगर बिल्कुल ही शॉर्ट टर्म पे चले जाएंगे तो फिर रेट्स को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। जिधर आपने लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि हम जब प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट करते हैं तो हम थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए ही करते हैं, 3-4 दिन के लिए या 1 महीने के लिए नहीं थोड़ा इन्वेस्ट सा नहीं, करते। मेरे ख्याल में अच्छा खासा लॉन्ग टर्म हम ले लेते हैं, और उसमें हम लेकर भूल जाते हैं, फिर उसके बाद एक 8-10 साल बाद बोलते हैं हाँ इसकी प्राइस ये हो गई। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन स्टॉक मार्केट के लिए परसेप्शन बिल्डअप है कि यहाँ पर डेली स्क्रीन देखते हैं वो, और डेली पैनिक को एब्जॉर्ब भी करने की कोशिश करते हैं। एग्जैक्टली सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो इन्वेस्टर्स के साथ वो यही आता है कि वो डेली बेसिस पे उसको ट्रैक करने की कोशिश करते हैं और उसी की वजह से वो लॉस करते हैं। अगर वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म विजन के ऊपर काम करें, डिविडेंड यील्ड्स को देखें कंपनीज़ की कि साल में वो कितना डिविडेंड देती हैं। बहुत सारी कंपनीज़ ऐसी भी हैं इस मार्केट के अंदर भी जो 14 to 15% डिविडेंड दे रही हैं, जबकि आपके जो कंट्री का इंटरेस्ट रेट चल रहा है दैट इज़ जस्ट 7.25%। तो उन कंपनीज़ को देखें जो अच्छा डिविडेंड देती हैं, जिनके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, और फिर उनमें इन्वेस्ट करें। अच्छा, कौन सा सेक्टर है जो अब कोविड स्टार्ट होने के बाद, ऑब्वियसली अब तो एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है, तमाम चीज़ें, अब लॉकडाउन भी ओवर हो चुका है और बहुत सी चीज़ें हम कहेंगे कि खुलते हुए दिखाई दे रही हैं, इवन स्कूल्स भी अब प्रॉपर्ली रेगुलरली खुल गए हैं, तो कौन सी कंपनीज़ हैं या कौन सा वो सेक्टर है जो ज़्यादा आपको दिखाई दिया है स्टॉक मार्केट के अंदर फ्लरिश करता हुआ, ज़्यादा उसमें बूम आता हुआ और ज़्यादा एक हम कहेंगे टाइम्स रिकवरी करता हुआ? जो सबसे ज़्यादा टाइम्स में हमने रिकवरी देखी है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर में देखी है। टेक्नोलॉजी सेक्टर नॉट ओनली इन पाकिस्तान, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड हमने देखा है कि टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा ग्रोथ आई है।
अच्छा। ओवरऑल जो लोगों के काम करने का तरीका है वो बदल गया है। लोगों ने वर्क फ्रॉम होम पहली दफ़ा देखा और देखा कि वो कितनी सक्सेसफुल चीज़ है। लोगों ने हाँ। देखा कि ऑनलाइन चीज़ों को हम यूज़ करते हुए भी अपनी कॉस्ट भी बचा सकते हैं और अपने प्रॉफिट्स को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। ओके। तो इसी वजह से आईटी कंपनीज़ या टेक्नोलॉजी कंपनीज़ जो थी उनमें हमने सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखी थी और आई थिंक उनके अंदर अभी भी पोटेंशियल काफ़ी है। अच्छा, जो न्यू आईटी कंपनीज आ रही हैं जिनके बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं है लेकिन लिस्टेड हो रही हैं और उनके आईपीओज भी बहुत अच्छे सक्सेसफुल आ रहे हैं, तो उनके लिए क्या आपकी रिकमेंडेशंस है इन्वेस्टर्स के लिए कि वो आईटी कंपनी में विदाउट एनी क्या आईटी है और रिकवरी कर रही है, चलो इसके ऊपर चले जाएं और बहुत ज़बरदस्त इसकी परफॉर्मेंस है और 100% ग्रोथ दिखाई दे रही है, एक अच्छी पास्ट परफॉर्मेंस भी रही, तो आईटी के अंदर इन्वेस्ट करें ही करें, मतलब अपनी बास्केट बनाएं अगर पोर्टफोलियो की, तो उस बास्केट के अंदर आईटी को ज़रूर रिकमेंडेशन है आपकी कि रखें? बिल्कुल, आईटी सेक्टर डेफिनेटली आपकी बास्केट में होना चाहिए। दुनिया जो है वो अब बिल्कुल बदल गई है। टेक्नोलॉजी के ऊपर काम हो रहा है, डिजिटलाइजेशन के ऊपर काम हो रहा है, इन सब Okay. चीज़ों के ऊपर काम हो रहा है, तो मुझे लगता है कि आईटी सेक्टर लाजमी आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए। आईटी सेक्टर पोर्टफोलियो का हिस्सा पोर्टफोलियो होना का हिस्सा चाहिए। होना चाहिए। अच्छा, आप सीमेंट की बात कर रहे थे, कोल प्राइसेस के साथ साथ क्या नेगेटिविटी है जो आप समझते हैं कि अब सीमेंट के अंदर दिखाई दे रही है? क्योंकि अभी भी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन तो है लेकिन इन्वेस्टर्स इतना ज़्यादा अब मार्केट के अंदर आते हुए दिखाई नहीं दे रहे, यानी कॉशियस स्टैंस है उनका, ऐसा क्यों रुझान है? सीमेंट कंपनीज़ की अगर आप बात कर रही हैं तो एक तो कोल प्राइसेस का उनको नेगेटिव इम्पैक्ट है। दूसरा सीमेंट जो है वो सिक्लिकल स्टॉक्स होते हैं। सिक्लिकल स्टॉक्स जो होते हैं वो इकोनॉमी के साथ ग्रो करते Exactly, हैं। तो अगर इकोनॉमी में हम स्लो डाउन देख रहे हैं या हम देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट यहाँ से बढ़ जाएंगे तो वो उनके लिए नेगेटिव है। फिर इंटरेस्ट रेट उनके लिए बढ़ जाएंगे तो उन्होंने काफ़ी कर्जे लिए हुए होते हैं बैंक से, तो Expansions के लिए, हाँ। एक्सपेंशंस के लिए एग्जैक्टली, तो उस पर भी जो उनको सूद की शरह पड़ेगी वो भी हायर रेट के ऊपर होगी, तो वो भी उनके लिए एक नेगेटिव चीज़ है। इस वजह से जो है इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी सीमेंट सेक्टर के अंदर स्पेशली प्रिवेल की है पिछले ठीक दिनों है में। फैज़ान, यहाँ पर मैं आपको पॉज करूंगी, अभी हम चलते हैं एक ब्रेक की जानिब। स्टे ट्यून्ड। मैं इन्वेस्ट करता हूं सिर्फ पाकिस्तान में, वो भी खादिम अली। मैं इन्वेस्ट करता हूं सिर्फ पाकिस्तान में, वो भी खादिम अली शाह बुखारी सिक्योरिटीज की K-Trade ऐप से, क्योंकि वहीं से मुझे मिलता है अपनी इन्वेस्टमेंट पे टोटल कंट्रोल। रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू खादिम अली शाह बुखारी सिक्योरिटीज़ को अपना ब्रोकर मुंतखब करें। तो अब करो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में सिर्फ KASB की K-Trade ऐप के साथ। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले सीमेंट के हवाले से बात हो रही है, फैज़ान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करते हैं। फैज़ान, ये तो होगी सीमेंट की बात, स्टील सेक्टर में क्या दिखाई दे रहा है? पहले तो ये था कि रॉ मटेरियल में जो है वो कुछ उनके प्राइसेस अब दिखाई दे रहे थे, अब क्या सिचुएशन है और इन्वेस्टर्स कैसे उसको देखते हैं? रॉ मटेरियल अभी भी ऑन द हायर साइड ही है स्टील सेक्टर में। स्टील सेक्टर में हमने देखा ये था कि एक तो रॉ मटेरियल हायर साइड पे था, दूसरा लोकल मार्केट में भी स्टील की जो प्राइसेस थी वो बहुत ज़्यादा इनको बढ़ाने का मौका मिल रहा था। उस तरीके से रेगुलेटेड तो था लेकिन उसके बाद भी ये लोग पास ऑन बड़ा इजीली कर पा रहे थे। जब ये सेल करने जाते थे तो बड़ा इजीली जो कॉस्ट का इम्पैक्ट था उसको पास ऑन कर देते थे आगे। Right. तो स्टील सेक्टर इस वजह से कंटिन्यूसली ग्रोथ मोमेंटम पे ही था। अब ऊपर जाने के बाद ग्लोबल कमोडिटीज़ तो अभी भी ऊपर हैं, बट अभी इस वक्त जो गवर्नमेंट का फोकस है वो ये है कि इन्फ्लेशन को काफ़ी कंट्रोल के अंदर रखना है, जिसकी वजह से अब मुझे नहीं लगता है कि इनके पास उस तरीके से प्राइसेस कंटिन्यूसली बढ़ाने का रूम है जिस तरीके से इन्होंने पिछला पूरा साल बढ़ाई हैं। तो इस वजह से अब यहाँ पे आके स्टील सेक्टर के अंदर भी हम नेगेटिविटी तो नहीं देख रहे हैं, बट इन लेवल्स पे आके रुक गया है। यहाँ से आगे जो है स्टील स्टॉक्स अभी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो Okay. उसका जो मेन रीज़न है वो यही है कि प्राइस का जो पास ऑन वाला इनके पास एक ऑप्शन था वो थोड़ा सा यहाँ पे आके रुका है, बिकॉज इस टाइम पे गवर्नमेंट का फोकस इन्फ्लेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा है। और अगर अच्छा, यही सिचुएशन सीमेंट सेक्टर के ऊपर भी दिखाई देती है कि वो भी अपना जो एक कॉस्ट है उसको पास ऑन नहीं कर पा रहे, और हमने ये रिसेंटली सुना भी था कि वो पर बैग कॉस्ट भी अप करने वाले हैं। तो ये क्या स्टील सेक्टर की तरह सीमेंट भी जो है वो दोनों साइक्लिकल सेक्टर्स ऐसा ही करने वाले हैं?
देखें, स्टील सेक्टर तो पिछले दिनों में कंटिन्यूसली अपनी प्राइसेस को बढ़ाता रहा है। सीमेंट सेक्टर, सीमेंट्स की प्राइसेस जो है वो उस पेस के ऊपर नहीं बढ़ी हैं जिस पेस के ऊपर स्टील की प्राइसेस बढ़ रही थी। ठीक है। सीमेंट सेक्टर का इशू ये है कि नॉर्मली जो कंस्ट्रक्शन के अंदर यूज़ होता है वो सीमेंट की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, और अगर सीमेंट की प्राइसेस उसी तरीके से बढ़ेंगी तो आपकी इन्फ्लेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। तो सीमेंट की प्राइसेस जो है वो नॉर्मली कंट्रोल के अंदर ही थी। दूसरा ये था कि अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो कोल की प्राइसेस भी उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ रही थी जितनी स्टील के रॉ मटेरियल की प्राइसेस बढ़ रही थी। तो कोल अभी रिसेंटली बढ़ना शुरू हुआ है। अभी जब रिसेंटली बढ़ना शुरू हुआ तो ओवरऑल वैसे ही इकोनॉमी के अंदर थोड़ा सा ग्रोथ का जो एस्पेक्ट था वो थोड़ा सा रुका, तो इनको प्राइस पास ऑन करने का उस तरीके से मौका नहीं मिला जिस तरीके से पिछला पूरा साल स्टील कंपनीज जो है वो प्राइसेस पास ऑन करती रहीं। चलें इकोनॉमिक ग्रोथ पे भी बात करेंगे। शुएब मेमन साहब हमारे साथ ओवर कॉल मौजूद हैं, फॉर्मर डायरेक्टर PSX, उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। शुएब साहब, सबसे पहले ये बताइए कि इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे दिखाई दे रही है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से भी, और ओवरऑल आउटलुक फाइनेंशियल मार्केट का अगर हम बात करें तो कैसा दिखाई दे रहा है? देखिए, एक तो मैं आपको हाईलाइट करूंगा कि जब लॉकडाउन्स हुए थे, कोविड स्टार्ट हुआ था हमारे यहाँ पाकिस्तान में और दुनिया में, तो एक बड़े खौफ की फिजा थी और आप देखिए उसके बाद स्टॉक मार्केट काफी नीचे आई थी। लेकिन वक्त के साथ साथ हमने देखा कि चीजें बेहतर होती गई, और जो हमने सोचा था कि चीजें बड़ी खराब होंगी, लेकिन जब when we started going through it तो we realized कि चीजें इतनी खराब नहीं है जितनी हम सोच रहे थे। और उसके साथ साथ दुनिया भर में फिर कॉन्सेप्ट आया कि जी इंटरेस्ट रेट्स को नीचे किया जाए ताकि इकोनॉमीज को सपोर्ट किया जाए। तो ये हमने पिछले साल ये फिनोमिना देखा, और उसके बाद हमने मार्केट को काफी बढ़ते हुए देखा। आपने देखा कि हर चीज में जैसे ही थोड़ा सा रिलैक्स हुए लॉकडाउन, तो आपने ये देखा कि सीमेंट, स्टील और इन सब की डिमांड काफी बढ़ गई, और आप देखेंगे इन सब कंपनीज ने काफी परफॉर्म किया। तो मेरा यहाँ पे यही कहना है कि बिल्कुल डेफिनेटली इस वक्त सिचुएशन काफी खराब लग रही है। खराब इन द सेंस कि अभी कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ सेंट्रल बैंक ने 1/4% इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है, और जाहिरन इकोनॉमिक सिचुएशन खराब लग रही है इन द सेंस कि जब भी हम अपने करंट अकाउंट डेफिसिट और इन इश्यूज के लिए फंडिंग चाहते हैं और दुनिया में फंडिंग चाहते हैं क्योंकि हमारे डेफिसिट चल रहे थे, तो हम जो है अल्टीमेटली IMF के पास जाते हैं जो कि बड़े स्ट्रिक्ट मेजर्स देता है। तो इन द लास्ट 30 इयर्स हमने देखा कि IMF ने बड़ी स्ट्रिक्ट कंडीशंस रखी, और उन स्ट्रिक्ट कंडीशंस की वजह से शॉर्ट टर्म जो है वो प्रेशर्स आए, लेकिन ओवरऑल फिर इकोनॉमी ने रिस्पॉन्ड किया और इकोनॉमी जो है फिर वो राइट ट्रैक पे आ गई। अक्सर लोगों का और मेरा भी ये व्यू है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट मेजर्स हमारे लिए रखते हैं, जो कि हम समझते हैं कि उसके बगैर उनसे कम पे हम काम कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि कंडीशंस होती हैं तो हमें मजबूरन फुलफिल करनी पड़ती हैं। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो यही है कि IMF के साथ टॉक्स चल रहे हैं। बात ये हुई थी कि शायद जून में टॉक्स थे, उस वक्त पाकिस्तान ने मना कर दिया था, और लेकिन अब जो है वो मोस्ट लाइकली पाकिस्तान जो है वो उनकी काफ़ी कंडीशंस को काफ़ी हद तक कोशिश करेगा अकोमोडेट करने की, और इंडिकेट किया है 1/4% रेट बढ़ा के। तो लाइवलीहुड है कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे दुनिया भर में, जहाँ पे भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं फिर स्टॉक मार्केट जो है वो प्रेशर्स लेती है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के कई पर्पजेज होते हैं, जिसमें से एक बड़ा पर्पज होता है डिमांड को स्लो डाउन करना, और जिसमें साइक्लिकल स्टॉक्स जो है वो हिट लेते हैं, जैसे सीमेंट है, स्टील है, इस तरीके से। लेकिन अगर आप देखें तो अगर आप चाहें तो मतलब जो इन्वेस्टर्स हैं वो स्ट्रैटेजी डिसाइड कर सकते हैं कि ठीक है जी, अगर सीमेंट ने शॉर्ट टर्म में हिट लेना है, क्योंकि अभी हमारे यहाँ CPEC भी चलना है, एक ओवरऑल दुनिया में कॉन्सेप्ट आ गया है कि जी हमारा मुल्क जो है फिर भी बेहतर है काफी जगह में, और लेट्स इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। तो मुझे लगता है कि एक शॉर्ट टर्म प्रेशर्स हैं जो रहेंगे, कुछ महीने हो सकता है। यू मे से सर कि ये इकोनॉमी अभी है। फ्रेजाइल सिचुएशन में दिखाई देती है थोड़ी सी, वो इस वजह से कि आपने कहा कि हालात ख़राब हैं, या आपने कहा कुछ कॉशियस स्टैंस है, IMF की तरफ से कुछ नेगोशिएशन है, और इसके साथ साथ वहाँ की जो उनकी जो डिमांड्स हैं वो ज़्यादा, या हम कहेंगे उनके जो रेगुलेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट दिखाई देते हैं। तो सर ये तमाम चीज़ें कंपाइल करके हम बात करें तो ये नीड ऑफ द आवर भी है, तो हम इसको कैसे टैकल करें, ये सोल्यूशन की तरफ किस तरीके से जाएँ? जी
सोल्यूशन की तरफ ये है कि ठीक है, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ने हैं तो कोई बात नहीं, इंटरेस्ट रेट बढ़े। इस जो इन्वेस्टर होता है उसने अपनी स्ट्रैटेजी डिसाइड करनी होती है इस बेसिस पे कि जी ये चीजें हो रही हैं तो अब हम किन चीजों में जाएं। फॉर एग्जांपल अभी फैजान ने, मैं आखिरी का पार्ट देखा है इनका, तो इन्होंने कहा कि जी डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स बहुत अच्छे हैं अभी भी। तो आप देखेंगे कि बैड टाइम्स में फर्टिलाइजर कभी ज्यादा अफेक्ट नहीं हुए। तो आप देखें एंग्रो फर्टिलाइजर, फौजी फर्टिलाइजर, ये तो यील्ड कर रहे हैं अच्छे खासे, 13-14% से लेके 16 से 18% तक यील्ड है इनकी। जबकि आपका बैंकिंग पे आपका इंटरेस्ट फ्री रेट 7.25% है, बैंक में उससे कम मिलता है। अगर ये बढ़ के 8.5-9% भी हो गया तब भी ये स्टॉक्स अट्रैक्टिव है। तो ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि शॉर्ट टर्म में आप मूव कर जाएं इन स्टॉक्स में। और उसके साथ जो फैजान ने कहा कि जी टेक स्टॉक्स, तो वाकई इन द लास्ट 1.5 years दुनिया ने रियलाइज किया कि जी घर बैठे काम हो सकता है और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो इसलिए टेक स्टॉक्स जो है, क्योंकि वहां पे डिमांड बढ़ गई सॉफ्टवेयर्स की और हार्डवेयर्स की और बहुत सारी चीजों की, तो उसमें ये हुआ कि फिर वहां पे इन स्टॉक्स ने बहुत फ्लोरिश किया और आगे इन द नेक्स्ट 4-5 years ये अच्छा परफॉर्म करते रहेंगे। तो सीधी सी बात है, अगर आप स्टॉक्स, अगर आप सेक्टर्स देखना चाहें तो मेरा ख्याल है बैंकिंग वुड बेनिफिट फ्रॉम इंटरेस्ट रेट्स। ऑयल अभी क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस ऊपर है तो आप ऑयल पे बैट ले सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ऑयल स्टॉक्स परफॉर्म ही नहीं किया है इन्होंने। तो ये अच्छा टाइम है कि हम एक सर्टेन परसेंटेज, क्योंकि हमेशा हमें एक वेटेज देनी चाहिए सर्टेन सेक्टर्स को, तो आई थिंक ऑयल को भी कुछ वेटेज 10 से 15% वेटेज जो है सर, एक टाइम था ऑयल जब ऑयल सेक्टर, ईएनपी सेक्टर का वेटेज सबसे ज़्यादा समझा जाता था। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि स्टॉक्स में आईटी सेक्टर या टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है वो ज़्यादा बूम करता हुआ दिखाई दे रहा है। जब ईएनपी सेक्टर उस वक्त परफॉर्म नहीं करता था तो मार्केट डाउन हो जाती थी, लेकिन अब रेगुलरली हम यही सिचुएशन देख रहे हैं। योर टेक ऑन। जी हाँ, ये यही है कि मेरा कहना ये है कि इस वक्त क्योंकि परफॉर्म नहीं किया इन द लास्ट 6 months to 1 year, और वो वेटेज जो है आप कह लें कि दूसरे स्टॉक्स की बढ़ गई बिकॉज दूसरे स्टॉक्स ने परफॉर्म किया। नाउ हमारा काम है कि हम वो सेक्टर्स और स्टॉक्स तलाश करें। तो मेरा ख्याल है ऑयल इज वन ऑफ द स्टॉक्स, बट अगेन जरूरी नहीं है कि हम इंडेक्स में जितनी वेटेज है उतनी ही इंडेक्स अपने पोर्टफोलियो में रखें। मेरा ख्याल है हम 10-15% ऑयल स्टॉक्स को दे सकते हैं। राइट, थैंक यू सो मच। शुएब मेमन साहब हमारे साथ मौजूद थे। काफ़ी डिटेल एनालिसिस, फाइनेंशियल आउटलुक और प्रॉपर जो है वो पाकिस्तान की मार्केट्स के ऊपर बात की। फैज़ान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम मज़ीद बात करते हैं। फैज़ान, उन्होंने 3-4 चीज़ें पॉइंट आउट की, मैं बारी बारी आपसे जो है वो पूछती हुई चलूँगी। उन्होंने बोला डिमांड स्लो डाउन किया जा सकता है, तो डिमांड स्लो डाउन करना क्या इकॉनमी को बूस्ट करते हुए दिखाई देता है? मतलब डिमांड तो ऑब्वियसली वही इंटैक्ट रहेगी जो डिमांड है। बिल्कुल डिमांड इंटैक्ट रहेगी। डिमांड को स्लो डाउन किया जा सकता है। गवर्नमेंट उसके लिए बहुत सारे मेजर्स ले सकती है, जैसे लेट्स सपोज जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाते हैं तो उसका भी एक रीज़न यही होता है कि डिमांड को स्लो डाउन किया जाए, लोगों का ज़्यादा रुझान जो है वो सेविंग्स की तरफ जाए। जब इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट बढ़ाती है तो लोग जो है वो ज़्यादा सेविंग्स की तरफ जाते हैं, और इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का गवर्नमेंट का रीज़न भी यही होता है। और इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता है तो उसमें स्टॉक मार्केट के लिए जो वो नेगेटिव साबित होता है वो भी इसी वजह से ही होता है कि लोग स्टॉक मार्केट से पैसे निकालते हैं और सेविंग्स की तरफ ज़्यादा जाते हैं। तो डिमांड स्लो डाउन करने का जो सबसे बड़ा तरीका गवर्नमेंट के पास होता है वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने से होता है। तो इस तरीके से डिमांड स्लो डाउन की जा सकती है। डिमांड स्लो डाउन होने के ऑब्वियसली कुछ नुकसानात भी हैं और कुछ बेनिफिट्स भी हैं। वो हमने देखा है कि जो लास्ट इंटरेस्ट रेट बढ़ा और उसके बाद जो अभी एक्सपेक्टेशन है मार्केट में कि नेक्स्ट इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, तो उसकी वजह से अगर डिमांड स्लो डाउन होगी नेक्स्ट इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो क्या आउटलुक, क्या ट्रेंड दिखाई दे रहा है, कितना बढ़ाया जा सकता है? अभी 25 बिप्स के बढ़ते ही एक ट्रेंड सेट हो गया और बड़ा एक फियर फैक्टर भी यहाँ पर जनरेट हो गया। तो आप समझते हैं देयर इज़ अ रूम के फर्दर यहाँ पे इम्प्रूवमेंट या फर्दर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की न्यूज़ आ सकती है? आई थिंक बिल्कुल आ सकती है। जो इन्फ्लेशन के नंबर्स हम देख रहे हैं उसके हिसाब से मुझे बिल्कुल लगता है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी पे भी विद इन द रेंज ऑफ 50 to 100 बेसिस पॉइंट्स जो है वो बढ़ाए जा सकते हैं। एग्जैक्टली 50 to 100 बेसिस पॉइंट, इट मींस कि यहाँ से तो ज़्यादा एक परसेप्शन बिल्डअप हो रहा है ट्रेंड का। एग्जैक्टली देखिए, जो मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट हुआ वो इस वजह से नहीं हुआ कि 0.25% जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़े। वो इस वजह से हुआ था कि आगे चल के इंटरेस्ट रेट और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं।
बिकॉज 0.25 बढ़ने से कोई इतना बड़ा मार्केट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आता है। जैसे कि मैंने बोला कि मार्केट के लिए अगर आप वैसे देखें तो 10% से नीचे नीचे अगर इंटरेस्ट रेट रहते हैं तो वो इतना बड़ा इशू नहीं है, बट सेंटिमेंट वाइज जो है वो चीज़ें फॉर द टाइम बीइंग नेगेटिव हो जाती हैं। तो Right. वही एग्जैक्टली हो रहा है कि सेंटिमेंट वाइज जो है वो मार्केट ने एक अच्छा खासा हिट लिया है रिसेंटली, और Right. चीज़ें जो है वो मार्केट के अंदर नेगेटिव हुई हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करते हैं, ग्लोबल बॉन्ड मार्केट कैसी दिखाई देती है और यहाँ पे जो बॉन्ड रेस किए जाते हैं तो वो कितना ज़्यादा अब पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं कोविड के बाद से? ग्लोबल बॉन्ड्स की अगर आप बात करें, यूएस बॉन्ड्स की स्पेशली, तो वो जो है उसके अंदर भी हम ट्रेंड देख रहे हैं कि वो अपवर्ड ट्रेंड के ऊपर ही रह सकते हैं। बातें वहाँ पे भी हो रही है इंटरेस्ट रेट हाइक की, बट वहाँ पे नॉर्मली स्पेशली यूएस की मार्केट्स में होता ही है कि इंटरेस्ट रेट हाइक की बात अगर आज से 1.5 साल बाद करने की बात हो रही है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो आज के दिन में आना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। हमारी मार्केट में जो पास्ट ट्रेंड देखें तो उसमें होता ही है कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात हो रही है तो उसका इम्पैक्ट शायद 1 महीना पहले आता होगा, और थोड़ा सा शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी होती है। अगर उनकी मार्केट्स के हिसाब से देखें तो अगर साल बाद या 1.5 साल बाद भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात हो रही है तो उसमें उनकी मार्केट जो है वो उसमें एक नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट हो जाता है। तो अभी रिसेंटली हमने सुना यही है कि इंटरनेशनल मार्केट्स में भी और स्पेशली यूएस के अंदर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात हो रही है, और उसकी वजह से जो है वो थोड़ा बहुत पिछले दिनों में हमने देखा था कि यूएस मार्केट के अंदर भी नेगेटिव सेंटिमेंट आया था, या उनकी मार्केट भी थोड़ा सा पॉज की थी। ओके, थोड़ा सा पॉज थी। इट मीन्स के कमोडिटी का कितना इम्पैक्ट दिखाई देता है? उन्होंने ईएनपी सेक्टर का जिक्र किया। ईएनपी सेक्टर जो है वो वेटेज रखता है पाकिस्तान की मार्केट पे। अगर आप पास्ट 3 इयर्स 4 इयर्स बैक बात करें तो यहाँ पे इतना ज़्यादा वेटेज था कि ईएनपी सेक्टर थोड़ा सा अगर ख़राब होता था तो पूरी मार्केट ख़राब हो जाती थी। लेकिन अब काफ़ी लिक्रेटिव है, उसकी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है, लेकिन अभी भी कोई ऐसी सिचुएशन दिखाई नहीं देती कि मार्केट ख़राब करते हुए ये सेक्टर दिखाई नहीं देता। ईएनपी सेक्टर के अंदर क्या एडवाइस करेंगे, क्या रिकमेंडेशन देंगे हमारे इन्वेस्टर्स को जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं और मार्केट के अंदर आना चाहते हैं? देखें, अगर आप लास्ट ईयर से कंपेयर करें इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस को, तो लास्ट ईयर इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस इसी टाइम पे ऑलमोस्ट $45-46 विद इन द रेंज ऑफ $50 ही थी, और उसके बाद से अगर अभी देखें तो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस चली गई हैं $80 के ऊपर। ठीक है, हमारे यहाँ सर्कुलर डेट के इश्यूज़ हैं, बाकी इश्यूज़ हैं, बट उसके बाद भी जब आपकी ऑयल प्राइस के अंदर 100% का जंप आ जाता है तो आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी पॉसिबल वे कि जिसकी वजह से आपके जो ईएनपी सेक्टर है वो ना परफॉर्म करे। तो अभी तक नहीं परफॉर्म किया है, उसकी वजह ये थी कि ऑब्वियसली जो ग्रोथ स्टॉक्स थे वो परफॉर्म कर रहे थे और फिर वो नीचे आना शुरू हुए तो पूरी मार्केट में ही नेगेटिविटी प्रिवेल की। बट ये मार्केट जहाँ पे नीचे की तरफ आके पॉज लेगी उसके बाद लोग वैल्यू ढूंढना शुरू करेंगे, और जो वैल्यू ढूंढना शुरू करेंगे तो मुझे लगता है कि ईएनपी सेक्टर के अंदर लोगों को अच्छी खासी वैल्यू नज़र आएगी। इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस को वो देखेंगे, डिविडेंड यील्ड्स को देखेंगे, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए उनको नज़र आएगा कि इस सेक्टर के अंदर वैल्यू है। तो आई थिंक उसकी वजह से ईएनपी सेक्टर जो है वो परफॉर्म करना शुरू हो जाएगा। तो आज अगर कोई इन्वेस्टर बेट लेता है ईएनपी के ऊपर तो आई थिंक इन द कमिंग मंथ्स जो है वो उसको ये एक लुक्रेटिव अच्छा, श्वेब साहब ने एक फर्टिलाइज़र सेक्टर का भी जिक्र किया कि ये बड़ा सेफ सेक्टर है, यहाँ पर डिविडेंड यील्ड बड़ी अच्छी दिखाई देती है। तो डिविडेंड पर्सपेक्टिव से अगर बात की जाए तो फर्टिलाइज़र के अलावा और भी कोई सेक्टर है या फिर फर्टिलाइज़र को भी अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर शामिल किया जाए डिविडेंड को मद्देनज़र रखते हुए? देखें, अगर डिविडेंड यील्ड की बात कर रही हैं तो हमारे ईएनपी सेक्टर के अंदर स्पेशली पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स के अंदर जो है वो डिविडेंड यील्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। बैंकिंग सेक्टर के अंदर कुछ स्टॉक्स हैं जिनकी डिविडेंड यील्ड काफ़ी अच्छी है। फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर कुछ स्टॉक्स हैं जिनकी डिविडेंड यील्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो आई थिंक डिविडेंड यील्ड जो है वो सेक्टर वाइज नहीं, स्टॉक वाइज देखनी चाहिए, और एक लिस्ट बनानी चाहिए जो कि हमने इनफैक्ट के ट्रेड के प्लेटफॉर्म से एक लिस्ट इशू भी की थी कि जो हाईएस्ट डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स हैं स्टॉक मार्केट में। तो आई थिंक उसको देखना चाहिए और उसमें जो है वो पोर्टफोलियो का एक सर्टेन पोर्शन जो है वो हाई डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक के अंदर रखना चाहिए। राइट। एंड व्हाट अबाउट फार्मास्यूटिकल सेक्टर? अब जबकि वैक्सीनेशंस भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो चुकी हैं और काफ़ी सारी सिचुएशन सही नज़र आ रही है, लॉकडाउन भी ओवर हो चुका है, तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर आपको कहाँ दिखाई दे रहा है और इसके प्राइस हाइक की भी बात बताइएगा। फार्मास्यूटिकल सेक्टर की प्राइस हाइक तो आई थिंक इनके पास ये वाला डोमेन हमेशा ही होता है कि प्राइसेस हाइक जो है वो ये लोग कंटिन्यूसली करते रहते हैं। इन्फ्लेशन को ये लोग कंटिन्यूसली मैच करते रहते हैं, तो वो इनके ऊपर नेगेटिव हिट नहीं आती है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर हम पहले देखते थे कि काफ़ी ज़्यादा हाई मल्टीपल्स पे चलता था, फिर ये कोविड के बाद से हमने देखा कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर ने परफॉर्म तो किया, बट उससे ज़्यादा जो है वो बाकी सेक्टर्स ने ज़्यादा परफॉर्म किया, जिसमें यूटिलिटीज़ थी, जिसमें ग्रोथ सेक्टर्स जो था वो उसने ज़रा ज़्यादा परफॉर्म किया और फार्मास्यूटिकल ने उससे थोड़ा सा कम परफॉर्म किया।
तो Right. फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा रूम है। आई थिंक फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर काफ़ी ऐसी कंपनीज़ हैं जो काफ़ी ओवरऑल पूरी दुनिया में काफ़ी रिनोन्ड कंपनीज़ हैं, उनके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके अंदर मतलब उसमें भी काफ़ी काफ़ी अट्रैक्शन दिखाई दे रही है। Exactly. फैज़ान, मज़ीद बात होगी, अभी हम चलते हैं ब्रेक की जानिब, साथ रहिए। मिंबर तेरा अर्शे बरी या रहमतुल लिल आलमीन या रहमतुल लिल आलमीन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अला الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
लिल आलमीन या रहमत लिल आलमीन। बैक नाजरीन, पाकिस्तान एंड आईएमएफ की टॉक्स इस वीक के अंदर स्टार्ट होते हुए दिखाई दे रही हैं। उनके अंदर क्या आउटकम आने वाला है और किस किस्म की निगोसिएशन इस बार होने वाली है, तो ये हम पूछते हैं फैज़ान से। फैज़ान, क्या निगोसिएशन या क्या रेगुलेशंस दिखाई देंगे इस बार आईएमएफ के जानिब से, जो कि अभी नीड ऑफ द आवर भी है, और ये भी दिखाई दे रहा है कि मार्केट काफ़ी वेट कर रही है इस न्यूज़ के लिए, इस ट्रिगर के लिए। बिल्कुल, जैसे कि अभी शुएब साहब ने भी बोला था कि जब भी हम आईएमएफ की तरफ जाते हैं तो वो सर्टेन कंडीशंस हमारे ऊपर लगाता है कि ये कंडीशंस आपने फुलफ़िल करनी है, फिर हम आपको नेक्स्ट ट्रांच देंगे। तो इस दफ़ा भी लग ऐसे ही रहा है कि कंडीशंस थोड़ी सी ज़्यादा सख्त होंगी, जिसमें जो सबसे ज़्यादा सख्त कंडीशन है दैट इज़ एन इंक्रीज़ इन इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस, जो कि आईएमएफ काफ़ी टाइम से बोल रहा है। लास्ट टाइम हमने उसको फुलफ़िल नहीं किया था। इस टाइम काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है कि इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस को बढ़ाना है, और उसका सबसे बड़ा रीज़न जो है वो जो आपका सर्कुलर डेट है उसको रिड्यूस करना है। तो आई थिंक वो वाली एक कंडीशन है, उस कंडीशन की वजह से इवेंचुअली आपके मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन का रुझान फिर से ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऑब्वियसली जब इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस बढ़ेंगी तो मुझे लगता है कि जो हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी कंडीशंस होंगी और कंडीशंस को हमें फुलफ़िल करना होगा। इनकी जो टॉक्स हैं वो इसी वीक में स्टार्ट हो जाएंगी। शौकत तरीन साहब जो है वो इस वीक में स्टार्ट करेंगे। टेक्निकल टॉक्स जो है वो ऑलरेडी चल रही थी, अब पॉलिसी टॉक्स जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी इसी वीक में, और फॉर द नेक्स्ट 10 डेज़ आई थिंक उन टॉक्स ने चलना है। तो उसमें भी जो कंडीशंस हैं वो पाकिस्तान के लिए थोड़ी सी सख्त कंडीशंस होंगी, उनको फुलफ़िल करना होगा, जिसमें इंक्रीज़ इन टैक्सेस है, जिसमें इंक्रीज़ इन इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस है। इन सारी चीज़ों को फुलफ़िल करना होगा, जिसकी वजह से इवेंचुअली इन्फ्लेशन बढ़ेगी। बट मार्केट के लिए होगा ये कि जैसे ही ये 6th ट्रांच अप्रूव हो जाती है तो एक शॉर्ट टर्म ट्रिगर मार्केट में क्रिएट हो जाएगा कि ये लिक्विडिटी आ रही है, पैसे आ रहे हैं, तो उसकी वजह से जो है वो मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे स्टेबल हो जाएगी और थोड़ा बहुत अपवर्ड मोमेंटम की तरफ आ जाएगी। जो फ्री फॉल मोमेंटम के अंदर इस वक्त चल रही है, जैसे आज भी हमने देखा 650 पॉइंट्स मार्केट गिरी, तो कंटिन्यूसली एक जो फ्री फॉल मार्केट में चल रहा है आई थिंक वो रुक जाएगा और नीचे आने के बाद चीज़ें थोड़ा सा स्टेबिलिटी की तरफ आना शुरू हो जाएंगी। दो मार्केट जो है वो कोई बहुत ज़्यादा अपवर्ड मोमेंटम फ़ौरन नहीं दिखाना शुरू कर देगी, बट फ्री फॉल जब रुकेगा तो थोड़ा सा स्टेबिलिटी आना शुरू होगी। करेंसी प्राइस क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम ये देख रहे हैं एप्रिसिएशन डेली बेसिस पे थोड़ी थोड़ी कंटिन्यूस दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे ये पॉज, ये स्टक हम कब जो है वो फील कर सकते हैं डॉलर की जानिब से, यानी डॉलर अप्रिशिएट होना कब रुकेगा हमारी मार्केट के हिसाब से? अच्छा, इसके पीछे सबसे पहले तो इसका रीज़न समझना ज़रूरी है। जो सबसे ज़्यादा करेंसी डिवैल्यू हो रही थी उसका रीज़न ये था कि इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर कमोडिटी प्राइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर बढ़ गई थी। बिल्कुल। आप ऑयल प्राइस देखें, आप कोल प्राइस देखें, आप LNG की प्राइस देखें, तो LNG और ऑयल जो हम इंपोर्ट करते हैं उसका बिल अच्छा खासा बढ़ रहा था, जिसकी वजह से जो है आपकी करेंसी डिवैल्यू हो रही थी। अगर आप रिपोर्ट देखें तो फिच ने जो लास्ट रिपोर्ट लिखी थी उसमें उन्होंने लिखा है कि इस साल में करेंसी जो है वो 180 पे पहुँच जाएगी। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर है करेंसी पे, जो कि नेक्स्ट कुछ महीनों तक आई थिंक रहेगा, जब तक कि ये ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस जो है थोड़ा सा कंट्रोल में नहीं आती हैं। बट आई थिंक ये अगर कंटिन्यूसली फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स अगर ये बढ़ती रहती हैं तो आई थिंक आपकी करेंसी के ऊपर कंटिन्यूसली प्रेशर रहेगा। राइट, चलें, करेंसी की बात हो रही है तो नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। कमोडिटीज़ और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट में देखते चलते हैं। गोल्ड की पर तोला प्राइस 1,12,200 रुपीज़, गोल्ड पर 10 ग्राम 96,200 रुपीज़, इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर आउंस $1,754.45, ऑयल WTI पर बैरल $81.70, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $84.37। करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 195 रुपीज़, सेलिंग वॉज 197 रुपीज़। UK पाउंड बाइंग रही 231.80, सेलिंग वॉज 234.30। US डॉलर बाइंग रही 170.40, सेलिंग वॉज 171.40। चाइनीज़ यान बाइंग रही 23.75, सेलिंग वॉज 23.90।
सऊदी रियाल बाइंग रही 45.40, सेलिंग वॉज 46 रुपीज़। यूएई दिरहम बाइंग एट 47.20, सेलिंग वॉज 47.80। कुवैती दिनार बाइंग रही 481.60, सेलिंग वॉज 484.10। एंड लास्टली ओमानी रियाल बाइंग रही 392.70, सेलिंग वॉज 394.70। ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज़ का लेटेस्ट अपडेट। इंटरनेशनल ऑयल प्राइस भी हम एक अपवर्ड ट्रेंड की तरफ देख रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम डॉलर की बात करें तो यहाँ भी एक अपवर्ड ट्रेंड ही देखा जा रहा है। फैज़ान से भी पूछते हैं, लास्ट नोट्स हैं प्रोग्राम के। फैज़ान, करेंसी डीवैल्यूएशन की हम बात कर रहे थे और आपने कहा कि ये ग्लोबली इन्फ्लेशन की वजह से भी एक इन्फ्लेशन पाकिस्तान में लोकल मार्केट में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये समझना ज़रूरी होगा हमें कि सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि इन्फ्लेशन पूरी दुनिया के लिए अभी सर उठा रही है। तो इस पे जो एक इंटैक्ट जो हम कहेंगे कि लोकल मार्केट में एक व्यू आता है, उसको कैसे आप डिस्क्राइब करेंगे? देखें, पाकिस्तान जो है एक ओवरऑल इन कमोडिटीज़ का इंपोर्टर है। पाकिस्तान इंपोर्ट करता है ऑयल, पाकिस्तान इंपोर्ट करता है एलएनजी। हमारी अपनी प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा नहीं है जितना ज़्यादा हम इंपोर्ट करते हैं, तो उसकी वजह से जब इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर ये प्राइसेस बढ़ती हैं तो उसका एक बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे ऊपर आता है, जो कि हम करेंसी में भी देखते हैं, जो कि हम अपने करंट अकाउंट के अंदर भी देखते हैं। करंट अकाउंट अगर आप लास्ट ईयर में देखें, जब ऑयल प्राइसेस नीचे थी, हमारे पास इंपोर्ट्स इतनी ज़्यादा नहीं हो रही थी, तो उसमें आपका करंट अकाउंट सरप्लस में आ गया था, जो हमने पिछला पूरा साल देखा कि करंट अकाउंट सरप्लस में रहा। अब हम देख रहे हैं कि ट्रेंड जो है वो करंट अकाउंट का चेंज हो गया है, दोबारा से डेफिसिट में हम जाना शुरू हो गए। फिर वो डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। उसकी वजह ये है कि इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर कमोडिटी प्राइसेस बढ़ रही हैं। तो दूसरे कंट्रीज़ के लिए भी नेगेटिव होता है, बट डिपेंड करता है कि वो कितना इंपोर्ट कर रहे हैं या फिर उनकी अपनी प्रोडक्शन कितनी है। तो आई थिंक ये डायनामिक्स जो है ये कंट्री टू कंट्री वैरी करते हैं। पाकिस्तान के लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसकी वजह से नेगेटिविटी आती है। राइट, चलें एक ब्रेक के जाने पर चलते हैं, हमारे साथ रहिए। मैं इन्वेस्ट करता हूं सिर्फ पाकिस्तान में, वो भी खादिम अली शाह बुखारी सिक्योरिटीज की K-Trade ऐप से, क्योंकि वहीं से मुझे मिलता है अपनी इन्वेस्टमेंट पे टोटल कंट्रोल। रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू खादिम अली शाह बुखारी सिक्योरिटीज़ को अपना ब्रोकर मुंतखब करें। तो अब करो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में सिर्फ KASB की K-Trade ऐप के साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। IMF के हवाले से भी बात हुई और ओवरऑल डिस्कशन फाइनेंशियल मार्केट के हवाले से, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से इस प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया। हमारे साथ फैज़ान मौजूद थे। थैंक यू सो मच फैज़ान, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया, टाइम दिया और बहुत ज़बरदस्त एनालिसिस किया। दैट्स ऑल, प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। बात यह है कि कहा जा रहा है मार्केट ख़राब हो रही है, अगर इसी मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाए और सही से वेट किया जाए तो यही मार्केट आपको कुछ ना कुछ देके जाएगी। दैट्स ऑल, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।